गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट क्लास में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला मैस्करे ये सब पढ़ने के बाद अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। ठीक है, क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन? ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें भी आप कह मान सकते हैं, दो अलग अलग आंदोलन, या फिर इनको आप एक आंदोलन भी मान सकते हैं, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन के पीछे जो था वो था खिलाफत आंदोलन। तो वो क्या था हम लोग देखते हैं। देखिए, ड्यूरिंग 1919 to 22 द ब्रिटिश वर अपोज थ्रू टू मास मूवमेंट। ये दोनों दो मास मूवमेंट थे, यानी जनता द्वारा किए गए दो बड़े आंदोलन थे, खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन आंदोलन। दो द टू मूवमेंट्स इमर्ज फ्रॉम सेपरेट इशूज़, दोनों का इशूज़ अलग अलग था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का इशू अलग था और खिलाफत आंदोलन का अलग था, लेकिन दोनों का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था वो सेम था, यानी कि किस तरह से दोनों किया जा रहा था। दोनों आंदोलन जिस तरह से किए जा रहे थे वो सेम थे, मतलब दोनों आंदोलन जो है वो नॉन वायलेंट तरीके से ही करना था। ठीक है, अहिंसक तरीके से, ये नहीं कि हिंसा करना है, मारपीट करना है, नहीं, अहिंसक तरीके से दोनों आंदोलन करने थे, नॉन वायलेंट तरीके से। और नॉन कोऑपरेशन मतलब होता है असहयोग, मतलब जो अंग्रेज़ है उनसे सहयोग नहीं करना है, अंग्रेज़ों के नौकरियों को छोड़ देना है, अंग्रेज़ों के स्कूल में नहीं पढ़ना है, अंग्रेजी सामान नहीं खरीदना है, मतलब किसी भी टाइप से उनको सहयोग नहीं करना है। दोनों का प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है वो सेम ही था, भले ही दो आंदोलन थे ये, और दोनों का इश्यूज़ जो है वो अलग अलग था, अलग अलग इश्यूज़ से इमर्ज हुआ था। क्या इश्यूज़ था वो भी आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, द खिलाफत इशू वॉज नॉट डायरेक्टली लिंक टू इंडियन पॉलिटिक्स। खिलाफत का जो इशू था, खिलाफत आंदोलन का जो मुद्दा था, वो हमारे भारतीय पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं था, बट इट प्रोवाइड द इमीडिएट बैकग्राउंड टू द मूवमेंट एंड गेव एन एडेड एडवांटेज ऑफ सीमेंटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का मुद्दा हमारे देश का मुद्दा नहीं था, हमारे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था, मगर इस आंदोलन ने एक एडवांटेज दिया। ये जो भी मुद्दा था, क्या मुद्दा था, क्यों खिलाफत आंदोलन हमारे देश में हुआ, जबकि इसका जो मुद्दा था वो हमारे देश का नहीं था, फिर भी हमारे देश में ये आंदोलन हुआ। ठीक है, वो हम लोग जानेंगे कि क्या मुद्दा था, क्यों ये आंदोलन किया। लेकिन ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो था उसने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में यूनिटी लेके आया है ना, एकता बढ़ाया, हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता बढ़ाया अंग्रेज़ों के खिलाफ। दोनों एकजुट हुए कि हम लोग को अंग्रेज़ों से लड़ना है और अंग्रेज़ों को हराना है, भगाना है इस देश से। ठीक है, तो ऐसा क्या इशू था। देखिए, सबसे पहले हम लोग द खिलाफत इशू समझते हैं। खिलाफत का मुद्दा क्या था। द खिलाफत इशू पेव द वे फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द इमरजेंस ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट ट्रेंड among the younger generation of Muslims and the section of traditional Muslim scholars who were becoming increasingly critical of British rule। खिलाफत का जो मुद्दा था उसने खास करके किसको मतलब राष्ट्रवाद से जोड़ा, यंगर जनरेशन जो मुसलमान लोग के थे, जो युवा लोग थे, यंग जनरेशन के लोग थे मुस्लिम में, वो लोग, और जो पढ़े लिखे मुस्लिम स्कॉलर्स लोग थे, ये लोग भी सभी ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गए खिलाफत मुद्दे पर। ठीक है, मुद्दा क्या था, आप लोग सबसे पहले मुद्दा समझिए। देखिए, क्या था कि उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ तो जो मित्र देश थे, यानी कि ब्रिटेन, यूएस, यूके, रशिया, ये सब मित्र देश थे। ठीक है, ब्रिटेन और यूके एक ही हुआ, और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स था, ध्रुवीय देश, जैसे कि जर्मनी, टर्की, हंगरी। ठीक है, ये सब। तो आप लोग दो देश को पकड़ के चलिए, एक पकड़ के चलिए ब्रिटेन को और दूसरा पकड़ के चलिए टर्की को। तो ब्रिटेन इस तरफ था, एक तरफ था, और टर्की दूसरी तरफ था। जीतने वाले थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीता कौन, मित्र देश जीत गए, ये लोग जीत गए, यानी ब्रिटेन जीत गया। ब्रिटेन कौन था, जो हम पे शासन कर रहा था, जो इंडिया पे शासन कर रहा था, वो था ब्रिटेन, और वो जीत गया। और हारने वाले ये सब थे, जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब हार गए। ठीक है, ये दो बात बस दिमाग में रखिए कि ब्रिटेन जो हमारे देश पे राज कर रहा था वो जीत गया। ऐसा समझिए कि उस टाइम पे ब्रिटेन ही हमारा मालिक था, क्योंकि वो हम पे राज कर रहा था, इंडिया जो है वो गुलाम था ब्रिटेन का। ठीक है, और टर्की जो है वो हार गया, ये सब हार गया। अब देखिए आगे,
दे वेर इनरेक्ड बाय द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू टर्की बाय द ब्रिटिश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में या कभी भी जो जीत जाता है वो जो हारे हुए लोग होते हैं उनके साथ कुछ ट्रीटी साइन की जाती है और उनकी सारी ज़मीन वगैरह ले ली जाती है। तो ब्रिटेन ने टर्की के साथ क्या किया कि उसका ज़मीन ले लिया, उसका खलीफा का सारा पावर ले लिया। खलीफा कौन? जो उसके राजा थे, टर्की के जो राजा थे उनको खलीफा कहा जाता था। उनका सारा पावर ले लिया और टर्की का ज़मीन भी ले लिया सब लोग मिल करके। थोड़ा सा ब्रिटेन ले लिया, थोड़ा यूएस ले लिया, सब बांट उठ लिया। ठीक है, इस चीज़ से लोग जो है वो नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे भाई? इस बात से लोग क्यों नाराज़ हो गए कि ब्रिटेन ने टर्की के जो है पावर्स को छीन लिया था? क्योंकि इंडिया में जो मुसलमान लोग रहते थे, द मुस्लिम्स इन इंडिया एंड द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के मुसलमान, इंडिया के भी और पूरी दुनिया के भी मुसलमान, वो लोग टर्की के जो सुल्तान होते थे, सुल्तान माने राजा, मुस्लिम में राजा को सुल्तान बोलते हैं उर्दू में, तो टर्की के जो सुल्तान थे उनको अपना धार्मिक गुरु मानते थे, स्पिरिचुअल लीडर। ठीक है, सभी लोग दुनिया भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं, यानी कि उनको धार्मिक गुरु को कहा जाता है खलीफा। तो दुनिया भर के मुसलमान उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं कि ये हमारे जो हैं धार्मिक नेता हैं, धार्मिक गुरु हैं, इस्लामिक स्पिरिचुअल लीडर है। और उस व्यक्ति के साथ जो कि उन लोग का धार्मिक गुरु था, अगर इसके साथ कुछ भी बुरा होगा तो सभी लोग जो है वो उठ खड़े होंगे। तो इसके साथ क्या बुरा हो रहा था? इसके पावर्स छीन लिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि टर्की हार गया था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि खलीफा की सारी शक्तियों को ले लिया और टर्की को भी तोड़ ताड़ के इधर उधर कर दिया, सब बांट लिया आपस में। तो इसीलिए दुनिया भर के मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए कि अंग्रेज़ों ने हमारे जो मतलब कि धार्मिक नेता हैं उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया। ठीक है, लोगों की जो सिंपैथी थी वो अपने खलीफा के प्रति थी कि हमारे खलीफा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। तो बाकी यही सब लिखा है, देखिए। ड्यूरिंग द वार टर्की हैड अलाइड विद जर्मनी, टर्की जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ था ब्रिटिश के अगेंस्ट। और जब युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन क्या किया कि बहुत ही ख़राब एक्शन जो है वो लिया इसके टर्की के अगेंस्ट में, है ना। टर्की को जो है पूरी तरह से सोचा कि इसको बर्बाद कर दिया जाए, खलीफा उलीफा को पावर को छीन लिया जाए, ये कोशिश हुई। ठीक है, टर्की से सारी शक्तियाँ ले ली गई। इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमान, सिर्फ इंडिया के मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए। जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स का राज था सभी जगह पे। इंडिया में भी मुस्लिम जो है वो डिमांड कर रहे थे अंग्रेज़ों से, क्या पहला चीज़ डिमांड कर रहे थे कि खलीफा का जो कंट्रोल है मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस पे, सैक्रेड प्लेस मैंने होता है पवित्र स्थान, तो मुसलमानों का जो भी पवित्र स्थान है, मस्जिद है, काबा है, उन सब जगह पे जो खलीफा का कंट्रोल है वही रहेगा, है ना। जबकि खलीफा का कंट्रोल छीन लिया गया था, खलीफा की शक्तियों को छीन लिया गया था। तो कहा गया, मांग की गई कि मुस्लिम जो भी पवित्र स्थान है वहाँ पे खलीफा के पावर को फिर से इस्टेब्लिश किया जाए। एंड दूसरा कहा गया कि खलीफा शुड बी लेफ्ट विथ सफिशेंट टेरिटरी, और खलीफा जो है उसके पास सफिशेंट टेरिटरी ज़मीन होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि खलीफा का सारा ज़मीन उमीन सब ले लो, उसका राजपाट सब ले लो, ऐसा नहीं। उसका जो राजगद्दी है, उसकी जो कुछ टेरिटरीज़ हैं वो उसके पास होनी चाहिए। ये मुस्लिम लोग की डिमांड थी। इसी डिमांड के आधार पे इन लोगों ने मतलब कि ये आंदोलन छेड़ा। तो आंदोलन छेड़ने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले कमेटी गठित किया, खिलाफत कमेटी उसका नाम था। ठीक है, 1919 में खिलाफत कमेटी गठित किया गया। दो भाई थे, इनको अली ब्रदर्स कहा जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली, है ना। दो भाई थे अली ब्रदर्स, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी गठित की गई थी 1919 में। और भी लोग उस कमेटी में थे, जैसे मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी। ठीक है, ये सभी ब्रिटिशर्स को फोर्स करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, खिलाफत कमेटी। ये सभी लोग इस कमेटी के मेंबर्स थे। क्या किस चीज़ के लिए फोर्स कर रहा था कि टर्की को जो है, तुर्की में के जो खलीफा हैं उनको ये दो चीज़ें दे देनी चाहिए कि पवित्र स्थानों पे उनका ही मतलब कंट्रोल रहेगा, और उनको जो है राजपाट राजगद्दी जो है वो भी दे देनी चाहिए। ठीक है, और इस आधार पे पूरे देश में जो है मतलब विद्रोह का जो एक दौर था वो चलना शुरू हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। ये खिलाफत का जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है, अभी हम लोग असहयोग आंदोलन में इंटर नहीं किए हैं, याद रखिए, असहयोग आंदोलन में इंटर नहीं किए हैं। अभी हम लोग जो है खिलाफत आंदोलन पढ़ रहे हैं, जो कि 1919 में हुआ था। और क्यों हुआ था, इशू हम लोग समझ चुके हैं। खिलाफत आंदोलन का इशू क्या था, अब किसने किया, सबसे पहले कमेटी बनाई। उस कमेटी के जो हेड थे वो थे अली बंधु,
ठीक है, अली बंधु और साथ में और भी कुछ मुसलमान नेता उस कमेटी के मेंबर थे। अब कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ देखिए। फॉर सम टाइम, शुरुआत में खिलाफत लीडर्स लिमिट देयर एक्शन ऑफ टू मीटिंग्स, पिटिशंस, डेपुटेशन इन फेवर ऑफ द खिलाफत। शुरू में जो खिलाफत के नेता थे, खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे, वो लोग लिमिटेड एक्शन ही लिए, मतलब कम ही, ऐसा नहीं कि बहुत विद्रोही तरीका से काम किए। शुरू में सिर्फ मीटिंग्स बुलाए गए, पिटिशंस माने होता है याचिका, आवेदन, तो अंग्रेज़ों को आवेदन दिए जाते थे लिख लिख करके सभी मुसलमानों साइन करा के कि हम लोग के खलीफा को जो है पावर्स रिस्टोर किया जाए। ठीक है, डेपुटेशंस इन फेवर ऑफ खिलाफत, मतलब यही सब काम जो है वो शुरू में किया जा रहा था। लेकिन बाद में जो है ये सभी लोग क्रांतिकारी बन गए, मिलिटेंट ट्रेंड इमर्ज हुआ। मिलिटेंट माने होता है क्रांतिकारी, क्रांतिकारी ट्रेंड आया। ये सभी लोग अब एक्टिव एजिटेशन पे उतर आए कि नहीं, अब क्योंकि आवेदन से बात सुन नहीं रहा है तो चलो हड़ताल किया जाए, है ना, रोड पे बैनर लेकर के जुलूस निकाला जाए, सारे कॉपरेशंस रोक दिए जाएं, स्टॉपिंग ऑल कॉपरेशंस विद द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के साथ सारे जो सहयोग हैं अंग्रेज़ों के साथ वो रोक दिए जाएं, यानी कि अंग्रेज़ों का किसी भी तरीके से कोई भी तरीका सहयोग ना किया जाए। अगर अंग्रेजी सेना में लोग भर्ती है तो सेना छोड़ दे, लॉयर है तो वो छोड़ दे, जज है तो छोड़ दे, स्कूल में पढ़ाता है तो छोड़ दे, अंग्रेज़ों ने कोई उपाधि दी है तो छोड़ दो, स्कूल में पढ़ते हो तो छोड़ दो, है ना, अंग्रेजी सामान बेचते हो तो फेंक दो, अंग्रेजी सामान यूज करते हो तो जला दो। यानी जो भी आप समझिए कि अंग्रेज़ों के साथ किसी भी तरह का जो सहयोग है वो नहीं करना है ना। जैसे अभी मान लीजिए हो जाएगा कि चाइना के साथ कोई सहयोग ना करें, तो चाइनीज़ फ़ोन नहीं यूज़ कीजिए, चाइनीज़ ऐप नहीं यूज़ कीजिए, चाइनीज़ सामान नहीं खरीदिए, है ना, यही हुआ असहयोग। इसी से हम लोग चाइना की इकॉनमी पे चोट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे यही था। दस एट द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कमेटी बनाई गई थी इसका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सभा, है ना। कॉन्फ्रेंस कहाँ बुलाया गया था? दिल्ली में बुलाया गया कि सभी, मतलब कि जितने भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं खिलाफत के इशू के ऊपर, जितने भी मुसलमान, हिंदू, वो सभी आए। तो दिल्ली में नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस बनाया गया था। ठीक है, ए कॉल वॉज मेड फॉर द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और यहाँ पे ब्रिटिश सामानों के बाइकॉट की बात की गई। ठीक है, कॉल वॉज मेड फॉर द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश सामानों के बाइकॉट की बात की गई। द खिलाफत लीडर्स ऑल्सो क्लियरली स्पेल्ड आउट दैट अनलेस पीस टर्म्स आफ्टर द वॉर वेयर फेवरेबल टू टर्की दे वुड स्टॉप ऑल कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट, है ना। खिलाफत के नेताओं ने ये भी कहा कि जब तक टर्की के फेवर में चीज़ें नहीं हो जाती हैं, जब तक टर्की के लिए कुछ अच्छा नहीं कर लिया जाता है, तुर्की देश जहाँ पे खलीफा सुल्तान थे, तब तक अंग्रेज़ों के साथ यानी सरकार के साथ सारे कॉपरेशंस को स्टॉप किया जाएगा। जितना भी अंग्रेज़ों के साथ सहयोग किया जाता है सबको रोक दिया जाएगा। कोई भी सहयोग जो है हम लोग उनको नहीं करेंगे जब तक कि टर्की के जो खलीफा हैं उनको सारे अधिकार वापस नहीं मिल जाते हैं। और गांधी जी जो हैं उनको बनाया गया, देखिए, गांधी हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के लिए, है ना, प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए तो ये पूछा है कि खिलाफत का इशू क्या था और बाकी चीज़ें। तो खिलाफत कमेटी जो है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, उसके प्रेसिडेंट गांधी जी को बनाया गया था। तो गांधी जी ने सोचा कि ये एक अच्छा मुद्दा है जहाँ पे पूरे जनता को यूनाइट किया जा सकता है, विच मास एंड यूनाइटेड नॉन कॉपरेशन कुड बी डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरकार के खिलाफ मतलब कि यूनाइटेड नॉन कॉपरेशन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। यूनाइटेड माने एक रूप से सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सब। तो मुस्लिम लोग को तो एक इशू मिल गया था, ठीक है, मुस्लिम लोग के पास तो मुद्दा था कि वो अंग्रेज़ों से लड़ें, वो खिलाफत का मुद्दा। लेकिन जो हिंदू हैं फ़िलहाल उनके पास तो कोई मुद्दा ऐसा था नहीं कि वो अंग्रेज़ों से लड़े। लेकिन गांधी जी सोच लिए थे कि ये अच्छा मौका है, जब मुस्लिम जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हुआ है तो हिंदुओं को उनका साथ देना चाहिए कि चलो हम लोग भी तुम्हारे साथ खड़े हैं, और हम लोग भी मतलब कि मुस्लिम लोग के साथ हिंदुओं को खड़े होना चाहिए कि तुम्हारे साथ हम लोग भी हैं और हम लोग दोनों मिल करके अंग्रेज़ों से लड़ते हैं। ऐसा गांधी जी ने सोचा कि ये जो छोटा आंदोलन चल रहा है खिलाफत आंदोलन, जिसमें सिर्फ मुसलमान इंटर्न हैं, इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दिया जाए और इसका नाम रख दिया जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, है ना। यही खिलाफत आंदोलन ही जिसमें सिर्फ मुसलमान ही इंक्लूडेड थे, उसको गांधी जी ने सोचा कि नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग नाम दे करके जो है इसमें हिंदू मुस्लिम सबको ऐड कर दिया जाए ना, पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन को जो है चलाया जाए, सब पूरा ऐड करके, है ना, हिंदू मुस्लिम किसान ये वो हिंद सभी लोगों को जोड़ दिया जाए ना। ये गांधी जी का जो है सपना था। ठीक है, गांधी जी ने कहा भी था कि अगर असहयोग आंदोलन जो है वो 1 साल अच्छे से चलता है तो 1 साल के अंदर अंदर जो है हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी ने कितने टाइम दिया था
कि नॉन कोऑपरेशन कितना दिन चलेगा, तो नॉन कोऑपरेशन 1 साल अगर चलता सही से तो हमें आज़ादी मिल जाती, ऐसा गांधी जी का कहना था। ठीक है, अब नेक्स्ट है कांग्रेस स्टैंड ऑन खिलाफत क्वेश्चन। खिलाफत का जो क्वेश्चन था, खिलाफत का जो प्रश्न था, उस पर मुसलमानों का तो हम लोग स्टैंड देख लिए कि वो लोग सब लड़ने को तैयार थे। उन्होंने गांधी जी को अपनी कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया। अब यहाँ पे कांग्रेस का क्या इशू था, तो कांग्रेस जो है, देखिए इट वॉज क्विट क्लियर दैट द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस वेयर एसेंशियल, है ना, कांग्रेस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अगर खिलाफत मूवमेंट को सक्सीड होना था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नेता, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही पुराना संगठन था, बहुत सारे नेता थे उसमें, उनकी जड़ें जमी हुई थी अपनी अपनी जगहों पे। ये लोग सपोर्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है वो जुड़ेगी, इसीलिए कांग्रेस का सपोर्ट ज़रूरी था। हाउएवर ऑल दो गांधी वाज इन फेवर ऑफ लॉन्चिंग सत्याग्रह, गांधी जी तो फेवर में थे ही कि चलो अब बड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया जाए असहयोग नाम से, सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन द खिलाफत इशू। लेकिन कांग्रेस इस चीज़ को फिलहाल जो है वो नहीं मान रहा था। कांग्रेस वाज नॉट यूनाइटेड ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। तिलक वाज अपोज्ड टू हैविंग एन अलायंस विथ मुस्लिम लीडर्स, तिलक का भी ये किया गया कि मुस्लिम लीडर्स के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, वो भी एक रिलीजियस इशू पे, क्योंकि खिलाफत जो आंदोलन हो रहा था वो एक धार्मिक आंदोलन भी आप उसको कह सकते हैं, धार्मिक इशू था ना, उसका मुद्दा तो धार्मिक था कि खलीफा जो है वो धार्मिक गुरु थे, इसीलिए ये लोग लड़ रहे थे मुसलमान लोग उनके लिए। तो सभी नेता जो थे, तिलक, गांधी जी, इन सब का विरोध किया गया कि मुस्लिम लोग के साथ अभी जो है मतलब अलायंस नहीं बनाना चाहिए, गठबंधन नहीं बनाना चाहिए, खास करके इस मुद्दे पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रविंद्र कुमार, गांधी मेड ए कंसर्टेड बिड टू कन्विंस तिलक ऑफ द वर्चूज ऑफ सत्याग्रह एंड ऑफ एक्सपीडियंसी ऑफ। देखिए क्या हुआ कि गांधी जी ने फिर बहुत समझाने का कोशिश किया, सभी लोगों को समझाया, तिलक को और बाकी सभी नेताओं को, कि ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग मुसलमानों का साथ दें इस मुद्दे पर। हम लोग अभी साथ देंगे तो बाद में वो लोग भी साथ देगा। अभी मतलब कि मुसलमान जो है वो भड़के हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो ये बहुत ही सही समय है ना, कि जब कांग्रेस जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए, उनके साथ हो जाए और साथ में मिल करके अंग्रेज़ों से लड़े। ठीक है, देयर वॉज अपोजिशन टू सम अदर प्रोविजंस ऑफ गांधीज नॉन कोऑपरेशन। देखिए बाद में गांधी जी जो है वो सबको मना लेते हैं। गांधी वॉज एबल टू गेट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस, अप्रूवल उनको मिल जाती है कांग्रेस की, कांग्रेस भी इसमें जुड़ जाता है, कांग्रेस भी महसूस करता है कि ठीक है खिलाफत का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लगता है। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम मेंस में कि खिलाफत इशू से कांग्रेस क्यों जुड़ा था, तो कांग्रेस का जुड़ने का कुछ कारण था। जैसे पहला कि कांग्रेस सोचा कि इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सीमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को सीमेंट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। दुख में अगर आप किसी की मदद कीजिएगा तो आप उससे जुड़ जाइएगा। तो फिलहाल मुसलमान जो है वो दुख में थे क्योंकि उनके खलीफा का पावर छीन लिया गया था। तो अगर इस समय हिंदू उनकी मदद करते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एंड टू ब्रिंग मुस्लिम मास इनटू द नेशनल मूवमेंट, और जो मुस्लिम जनता है जो कि अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग रही थी, दूर रही थी, उनको राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा जा सकेगा। उनको भी बताया जा सकेगा कि देखो अंग्रेज़ ख़राब ही है, तुम लोग शुरू में सोचता था कि अंग्रेज़ अच्छा है, हमको आरक्षण देगा, ये देगा, वो देगा, पर अंग्रेज़ अच्छा नहीं है। इस तरह से उनको समझाया जाएगा, है ना। इसीलिए ये उनको लगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट ये था कि कांग्रेस वाज लूजिंग फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। शुरुआती दिनों से कांग्रेस क्या कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करने में लगी हुई थी। संवैधानिक संघर्ष, मैंने संविधान के अंदर रहते हुए संघर्ष करेंगे, जाएंगे, मतलब कि इलेक्शन में खड़े होंगे, जीतेंगे और फिर जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ जाके बदलाव करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो फालतू हो गया, कुछ नहीं फ़ायदा मिला, है ना। तो कांग्रेस का विश्वास जो है इस चीज़ से ख़त्म हो रहा था, संवैधानिक संघर्ष से ख़त्म हो रहा था। अप्लाई कि नहीं, अब संविधान के उलट, संविधान के अगेंस्ट में जाकर के संघर्ष जो है वो करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट है कांग्रेस वाज अवेयर दैट द मास वेर ईगर टू गिव एक्सप्रेशन टू देयर डिसकंटेंट। और कांग्रेस ये जानती थी कि जनता जो है वो एकदम तैयार है अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए, को बाहर निकालने के लिए जनता जो है वो एकदम तैयार है। तो इसका ही फ़ायदा उठाया जाए कि जब जनता जो है वो रेडी है। और मुस्लिम लीग का क्या मतलब ये था, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया कि नहीं, तो हाँ मुस्लिम लीग तो करेगा ही, क्योंकि मुस्लिम लीग का खुद का ही इशू था खिलाफत का। तो मुस्लिम लीग पूरा तरह से सपोर्ट किया कांग्रेस का। और फिर दोनों कहा कि नहीं, अब खिलाफत तो जो इशू था वो है ही, वो तो छोटा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा ये है कि अंग्रेज़ों को देश से भगाओ, है ना। तो दोनों फिर एकजुट हो गए और आंदोलन जो है उसका नाम हो गया नॉन कोऑपरेशन।
असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ। इसके बारे में डिटेल से हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी खिलाफत इशू और खिलाफत आंदोलन का यहाँ पे ही हम लोग का इतना ही पढ़ना है। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग प्रीवियस जो भी वीडियोज़ हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में कंटिन्यूटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक लेक्चर देख के और फिर 2 लेक्चर नहीं देखें, फिर तीसरा लेक्चर देखें, तो कंटिन्यूटी लॉस नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री ऐसा चीज़ है, इसको कंटिन्यूटी से पढ़ा जाता है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए, और किसी को एक्स्ट्रा कुछ भी जानना हो तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।